Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 हिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 6 इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट नंबर 1। द रीजन ऑफ डैश हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हंसाजी नायक। हंसाजी नायक का कौन सा रीजन था जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था? आंसर है नांदेड़। सेकंड है द ब्रिटिश प्लांट ओनर्स इन बिहार वर प्रेसिंग द लोकल फार्मर्स टू ग्रो ओनली डैश। यानी बिहार के जो किसान थे उनको ब्रिटिश प्लांट ओनर्स जो है वो क्या उगाने के लिए बिहार में फोर्स कर रहे थे? उसका जवाब है इंडिगो, जिसे हम नील कहते हैं, जो कपड़ा रंगने के काम आती है। थर्ड है द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाब है उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी उनको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वन। तो इसके अंदर इनकरेक्ट पेयर जो है वो कुंवर सिंह है, जिसका लखनऊ था, जबकि एक्चुअल में वो पटना होना चाहिए। चलिए अगला है राइट नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, पर्सन और इवेंट्स। पहला द रीजन ऑफ द रेजाइम ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1942। 1942 में कहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हुई? उसका जवाब है सातारा डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड है द आइलैंड्स कॉन्कर्ड बाय आज़ाद हिंद सेना फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1943। 1943 में जो आइलैंड आज़ाद हिंद सेना ने ब्रिटिश से कैप्चर किए या कॉन्कर किए या जीते उसका नाम क्या था? तो जवाब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट्स नंबर 1 द एक्सट्रीमिस्ट। पेज नंबर 47 और 48 पे इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 47 और 48 पे चलते हैं। आप प्रॉपर मार्किंग कीजिए, मैं आपको आंसर्स भी एक्सप्लेन करते रहूंगा। देखिए यहां से लिखना है द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ थिंकर्स इंसिस्टेड दैट इंडिपेंडेंस शुड बी द नेचुरल प्रायोरिटी। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनका ये मानना था कि आज़ादी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। एन इंडिपेंडेंट नेशन कुड प्रोवाइड अ राइट स्टेप फॉर सोशल रिफॉर्मेशन। अगर देश हमारा आज़ाद होगा तो ही समाज में तब्दीलियां, समाज में चेंजेस, समाज में रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है। फिर आप यहां से लिखिए लोकमान्य तिलक हु वॉज द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट यूज्ड टू से दैट द होम टेकन ओवर बाय अदर्स शुड बी रिकवर्ड फर्स्ट। लोकमान्य तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट विंग या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे, उनका यह कहना था कि जो घर किसी ने हमारे से ले लिया है तो पहले हमें वो रिकवर करना चाहिए, हमें हमारे खोए हुए घर पे फिर से कब्जा करना चाहिए। देन ओनली वी कैन रिफॉर्म इट। जब घर हाथ में आएगा उसके बाद हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका जो इशारा है वो भारत की तरफ है कि भारत जो अंग्रेजों के हाथ में है, पहले हम वो अंग्रेजों से अपने हाथ में ले लें, उसके बाद हम उसे रिफॉर्म भी कर सकते हैं। फिर यहां से लिखिए, जो हाईलाइटेड है उतना ही लिखिए। लोकमान्य तिलक फेल्ट दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट yield टू एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एंड स्पीचेस। लोकमान्य तिलक का ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे एप्लीकेशंस, हमारे रिक्वेस्ट या हमारे स्पीचेस से खुश होने वाले नहीं है, उससे वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले नहीं है। द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट रीच इट्स क्लाइमैक्स इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट सूरत इन 1907। ये जो मॉडरेट्स यानी जो ग्रुप थे कांग्रेस के, दो ग्रुप मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सूरत सेशन जो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वहां पर अपने क्लाइमेक्स को पहुंचा, यानी बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। द मॉडरेट्स वांटेड टू अवॉइड द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। मॉडरेट लीडर जो थे वो स्वदेशी और बॉयकॉट के जो रेजोल्यूशन को अवॉइड करना चाहते थे, वो स्वदेशी बॉयकॉट के फेवर में नहीं थे। एंड द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू स्टॉप दीज अटेम्प्ट्स ऑफ द मॉडरेट। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, हम स्वदेशी बॉयकॉट करें, और मॉडरेट्स के इस अटेम्प्ट के वो खिलाफ थे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? तो यहां से लिखिए अल्टीमेटली द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस 2 ग्रुप में बढ़ गया। एक ग्रुप जो मॉडरेट लीडर्स के अंडर में था तो मॉडरेट विंग कहलाया, दूसरा जो एक्सट्रीमिस्ट के अंडर में था तो एक्सट्रीमिस्ट कहलाया। उसके बाद इतना लिखने के बाद एक लाइन जो बुक में नहीं है, मैंने यहाँ लिखी है, वो आप ऐड कीजिएगा। The 3 leaders of the extremist groups were Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. They were popularly known as लाल बाल पाल। ये 3 जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेन लीडर थे, जिनको साथ में लाल बाल पाल की जोड़ी या उनका ट्रायो कहा जाता था। तो ये आंसर यहाँ तक रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है आपका आजाद हिंद सेना पे, जिसका आंसर है पेज नंबर 53 पे। आइए पेज नंबर 53 पे चलते हैं। देखिए ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है। रास बिहारी बोस बिल्ड आजाद हिंद सेना by recruiting Indian soldiers and later it was reorganized under the leadership of सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद सेना इंडियन सोल्जर्स को लेकर बनाई थी, बाद में उसको रीऑर्गेनाइज करने का काम सुभाष चंद्र बोस ने किया। इन 1943 सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश आजाद हिंद सरकार इन सिंगापुर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई। At the end of 1943 he had already conquered अंडमान एंड निकोबार। जब तक 1943 का साल खत्म होता अंडमान और निकोबार आइलैंड पे इनका कब्जा हो चुका था, यानी आजाद हिंद सेना का कब्जा हो चुका था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड एंड आई शैल गिव यू इंडिपेंडेंस। दिस स्पीच बाय हिम टर्न इनटू अ की स्लोगन अमंग इंडियंस। ये सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो स्पीच थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसने जो है वो इंडियंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन का काम किया, इंडियंस को बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। इन 1944 ही हैड कॉन्कर्ड द अराकन प्रोविंस। 1944 में अराकन प्रोविंस पे भी कब्जा किया एंड द ब्रिटिश आउटपोस्ट ऑन द ईस्ट बॉर्डर ऑफ आसाम, और ब्रिटिश आउटपोस्ट पे भी कब्जा किया। ये दोनों ही आसाम के ईस्ट बॉर्डर पे आते हैं। द सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद सेना केप्ट फाइटिंग इन वेरी एडवर्स कंडीशन। बहुत बुरी से बुरी हालत में भी आजाद हिंद सेना के जो सोल्जर्स थे वो उसी तरह लड़ते रहे। दे कुड नॉट रीच एंड कैप्चर इम्फाल, लेकिन वो इम्फाल तक नहीं पहुंच पाए और उसे कैप्चर भी नहीं कर पाए। यहां तक आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग द आंसर्स एंड मार्किंग इट प्रॉपरली। थर्ड है आपका प्रति सरकार, जिसका आंसर पेज नंबर 54 पे है। देखिए यहां से आपको लिखना है क्रांति सिन्हा नाना पाटिल अ रिवोल्यूशनिस्ट एस्टेब्लिश प्रति सरकार, जिसको पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं, इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट प्रति सरकार एस्टेब्लिश की थी। प्रति सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि एक तरफ अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, उसको छोड़ते हुए उसको उसके अगेंस्ट में जो है अपनी खुद की गवर्नमेंट बना लेना। तो ये उन्होंने सातारा महाराष्ट्र में बनाया था। ही विद द हेल्प ऑफ हिज एसोसिएट्स पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रेजाइम इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने अपने एसोसिएट अपने साथियों की मदद से सातारा से ब्रिटिश के राज को खत्म किया एंड एस्टेब्लिश पीपल गवर्नमेंट, और वहां लोगों की गवर्नमेंट बना दी। दिस गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब ये गवर्नमेंट सातारा का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, जैसे कि कलेक्टिंग रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सॉल्विंग द कोर्ट के केसेस को सॉल्व करना, एंड पनिशिंग द क्रिमिनल, और जो मुजरिम है उनको सजाएं देना। ये सब काम जो है पैरेलल गवर्नमेंट करती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नंबर 1, लेफ्टिनेंट आउटराम वाज सक्सेसफुल इन क्रशिंग द रिवोल्ट ऑफ द भिल्स बाय द एंड ऑफ 1822। 1822 के एंड होते होते लेफ्टिनेंट आउटराम ने जो है वो भिल्स की रिवोल्यूशन को क्रश कर दिया, उनकी रिवोल्ट को, उनकी बगावत, उनके विद्रोह को क्रश किया। इसका आंसर पेज नंबर 41 पे है। आइए पेज नंबर 41 पे चलते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वही करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चल के मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। देखिए यहाँ से लिखना है रिवोल्ट ऑफ द बिल्स इन विच थाउजेंड्स ऑफ बिल्स पार्टिसिपेटेड। भिल की रिवोल्ट जिसमें बहुत हजारों बिल्स ने पार्टिसिपेट किया था, वॉज क्रश्ड बाय द लेफ्टिनेंट आउटराम। उसको लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट आउटराम ने क्रश कर दिया। हाउएवर ही ऑल्सो स्टेड अमंग द बिल्स। लेकिन इस रिवोल्ट को क्रश करने के बाद भी वो भिल्स के साथ घुले मिले रहे एंड वॉन देयर कॉन्फिडेंस, और उनका कॉन्फिडेंस, उनका भरोसा जीता। ही ट्राइड टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ अर्बन लाइफ, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भिल्स को जो है वो शहरी जिंदगी का एक्सपोजर दूं, अर्बन लाइफ का एक्सपोजर दूं, अर्बन लाइफ के मेन स्ट्रीम में उनको लाऊं। ही अडॉप्टेड मेजर्स लाइक डिक्लेरेशन ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस या पार्डन, यानी जिन जिन लोगों ने रिवोल्ट की थी उन सबको उन्होंने माफ कर दिया। लैंड ग्रांट्स, उनको जमीनों पे ग्रांट्स दिए, छूट दी। एग्रीकल्चरल लोन, खेती बाड़ी के लिए लोन दिए, इसे तगाई कहते थे। रिप्राइव फ्रॉम द पास्ट क्राइम्स, यानी जो पास्ट में क्राइम किए थे उन सबसे उन्हें माफ किया। एंड रिक्रूटमेंट इन आर्मी, और उनको आर्मी में यानी बिल्स को आर्मी में भी लिया। क्यों लिया? टू वीकन द अपोजिशन फ्रॉम बिल्स, ताकि आगे चल के बिल्स इस तरह का कोई रिवोल्ट ना करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं हम लोग क्या है।
चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद जो है वो स्टेट योर ओपिनियन है, आपको उनसे लिखना है। रविंद्रनाथ गेव अप हिज टाइटल सर। रविंद्रनाथ ने अपना जो टाइटल था सर का वो वापस कर दिया। पेज नंबर 52 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 52 पे चलते हैं। देखिए यहां से आपको लिखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये पैराग्राफ है। देयर वर मास प्रोटेस्ट इन पंजाब। पंजाब के अंदर मास प्रोटेस्ट चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 वॉज द डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल। 13 अप्रैल 1919 जो था वो बैसाखी त्यौहार था, जो पंजाबी त्यौहार होता है वो त्यौहार था। Thousands of people had gathered for the meeting held at जलियांवाला बाग in अमृतसर for celebrating the festival। हजारों लोग जो थे वो जलियांवाला बाग अमृतसर में इस फेस्टिवल को मनाने के लिए जमा हुए थे। अगर आप जलियांवाला बाग देखेंगे तो वो एक तरह का गार्डन है जो तीनों तरफ से बिल्डिंग से एनक्लोज्ड है और उसका एक ही एंट्रेंस है। तो वहां पे ये सारे लोग जो थे वो जमा हुए थे। Many of them were not aware of the ban put by the government on public gathering। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक गैदरिंग पे बैन लगाया हुआ है। जनरल डायर ओपन फायर ऑन दीज पीपल। जनरल डायर जो कि ब्रिटिश जनरल था, उसने इन लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया विदाउट एनी प्रेयर वार्निंग। कोई वार्निंग, कोई चेतावनी नहीं दिया, डायरेक्ट उन पे गोली चलाना शुरू कर दिया। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट अब तक का है, जिसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है कि हजारों लोग त्यौहार मना रहे थे, अचानक उन पे गोलियां चलाना जो है शुरू हो गया, तो उनकी क्या हाल हुई होगी वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अबाउट 400 इनोसेंट पीपल वर किल्ड। 400 से ज़्यादा जो मासूम लोग थे वो इसमें मारे गए। एंड थाउजेंड्स ऑफ देम वर इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट। हजारों लोग इसमें जख्मी भी हुए। इट इज़ नोन एज जलियांवाला बाग मैसेकर, जो हमारी हिस्ट्री में जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग कत्ल के नाम से जो है वो जाना जाता है। इट क्रिएटेड अ वेव ऑफ रेज ऑल थ्रू इंडिया। अब क्योंकि ब्रिटिश का इतना ब्रूटल अटेम्प्ट था तो हमारे इंडिया के अंदर हर तरफ जो है वो इस एक्ट के इस एक्शन के अगेंस्ट में या इस मैसेकर के अगेंस्ट में जो है वो रिवोल्ट शुरू हो गई, गुस्सा शुरू हो गया, लोगों ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। और इस गुस्से को दिखाते हुए रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज दिस एक्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया इन वेरी सीवियर टर्म, बहुत सख्त अंदाज में। एंड गेव अप हिज टाइटल सर। और जो सर का टाइटल ब्रिटिश ने उनको दिया था वो टाइटल उन्होंने जो है वो वापस कर दिया। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।